India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीबीएसई ने एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति का किया विरोध। कहा, पाठ्यक्रमों में विविधता रहनी चाहिए। स्थानीय संस्कृति पर केंद्रित पाठ्यक्रम में बेहतर सीखते हैं बच्चे। मुठभेड़ मामले में यूपी सरकार ने पेश किया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, अतीक अशरफ हत्याकांड में पुलिस की कोई गलती नहीं। 6 वर्षों में एनकाउंटर प्रकरण में पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का किया पालन। ज्ञानव्यापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सील किए गए क्षेत्र के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका 2 सप्ताह बाद किया सूचीबद्ध। कथित शिवलिंग का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश देने की मांग। CBS India Legal presents Courts Roundup. सीबीएसई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि मुख्य तत्व के अलावा पाठ्यक्रम और संसाधनों की बहुलता वांछनीय है, क्योंकि पूरे देश में एक समान बोर्ड या पाठ्यक्रम स्थानीय संस्कृति, संदर्भ और भाषा को ध्यान में नहीं रखता है। सीबीआई ने सभी स्कूलों के एक समान पाठ्यक्रम और पाठ्य चर्चा की मांग करने वाली वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका के जवाब में ये बात कही है। मामले में दायर एक जवाबी हलफनामे में सीबीएसई ने याचिका को खारिज करने के साथ ही ये मांग की है कि और कहा है कि एक राष्ट्रीय ढांचा है जो स्थानीय संसाधनों और लोकाचार पर जोर देने के लिए लचीलापन प्रदान करता है, ताकि एक बच्चा पाठ्यक्रम और शिक्षा से बेहतर ढंग से जुड़ सके। जवाब में कहा गया कि शिक्षा संविधान की सीमावर्ती सूची में है, इसीलिए संबंधित राज्य सरकारों को अपने स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा तैयार करना है और परीक्षा आयोजित करना। भारत भर में यूनिफॉर्म बोर्ड पाठ्यक्रम स्थानीय संदर्भ, संस्कृति और भाषा को ध्यान में नहीं रखता है। स्थानीय संसाधनों, संस्कृति और लोकाचार पर जोर देने के लिए लचीलेपन के साथ ही एक राष्ट्रीय ढांचा है। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि एक बच्चा ऐसे पाठ्यक्रम से बेहतर ढंग से जुड़ सकता है जो स्कूल के बाहर उसके जीवन से अधिक निकटता से जुड़ा हो। इसीलिए मुख्य सामान्य तत्व के अलावा पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षिक संस्थानों की बहुलता वांछनीय है। जवाब में सीबीएसई ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आदेश अनुसार एनसीईआरटी द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा सभी स्कूल चरणों में पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के विकास के लिए दिशा निर्देश और दिशा आधारित करता है। बता दें आपको कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्कूल माफिया वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड नहीं चाहते, कोचिंग माफिया वन नेशन वन सिलेबस नहीं चाहते और पुस्तक माफिया सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें नहीं चाहते। वहीं बाहुबली नेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में सरकार ने कहा कि अतीक अहमद की हत्या में पुलिस की कोई गलती नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने हलफनामे में ये भी कहा कि उसने अहमद सहित 7 कथित फर्जी मुठभेड़ हत्याओं की जांच की है और निष्कर्ष निकाला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से कोई गलती नहीं हुई। यूपी सरकार ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हुए हत्याकांड में पुलिस की कोई गलती नहीं बताई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी दोहराया कि उसने अतीक अहमद की हत्या की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी पुलिस पर लगाए गए व्यापक आरोप झूठे हैं। साथ ही हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा कि अतीक अहमद हत्याकांड में वो निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करेगी।
अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हुई हत्या के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उजागर की गई 7 घटनाओं में से सभी घटनाओं की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी की गई है। साथ ही कहा कि एनकाउंटर के जिन मामलों में जांच पूरी हो गई है वहां मामले में पुलिस की ओर से कोई गलती नहीं पाई गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के अस्पताल में अतीक और अशरफ की हत्या प्रकरण की जांच अभी न्यायिक आयोग और पुलिस द्वारा की जा रही है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट शासन के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाएगी। वहीं बीते 6 वर्षों के दौरान हुए एनकाउंटर पर दिए गए जवाब में बताया गया कि किसी भी प्रकरण में पुलिस की कोई गलती सामने नहीं आई है। इनमें कानपुर में बिकरू कांड को अंजाम देने वाले अपराधी विकास दुबे समेत कई मामलों का उदाहरण दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रदेश में 6 वर्षों के दौरान हुए 183 एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। सरकार की ओर से कहा गया कि विकास दुबे के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। चौहान कमीशन को बिकरू कांड और उसके बाद विकास दुबे और उसके कुछ सहयोगियों की मौत की जांच करने के लिए कहा गया था। विकास दुबे की मौत के मामले में जांच में किसी प्रकार का संदेह सामने नहीं आया है। साथ ही सरकार ने कहा कि पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए लोगों की त्वरित जांच और निपटारे के दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई कार्यवाही में मारे गए अपराधियों के संबंध में दर्ज मामलों की जांच तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा चल रही जांचों के संबंध में सभी जोन कमिश्नरेट से सूचना प्राप्त कर पुलिस मुख्यालय स्तर पर नियमित समीक्षा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पंचनामा को अदालत में अस्वीकार्य माना जाएगा अगर वे CRPC की धारा 162 का उल्लंघन करते हुए तैयार किए गए हों। विशेष रूप से न्यायालय ने इन कार्रवाइयों में गवाहों द्वारा निभाई गई भूमिका और खोजों के दौरान वस्तुओं की खोज कैसे की गई इसका पर्याप्त रूप से खुलासा करने में उनकी विफलता पर चिंता जताई। अदालत ने पंचनामा की तैयारी की जांच की और उन्हें गैरकानूनी पाया। इसमें कहा गया कि इन दस्तावेजों को प्रमाणित करने वाले गवाह वस्तुओं की खोज कैसे की गई, खोज की शुरुआत किसने की और ये खोज की कैसे हुई, बता दें आपको कि इसका विस्तृत विवरण देने में विफल रहे। नतीजतन न्यायालय ने निर्धारित किया कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई इन कार्रवाइयों में कानूनी वैधता का अभाव है, जिससे अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के संग्रह असर पड़ रहा है इस पर। और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस संजय कुमार की 3 जजों की बेंच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ओम प्रकाश यादव को दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की गई थी, जबकि राजा यादव और राजेश यादव के लिए मौत की सजा दी गई थी। इन लोगों पर 15 वर्षीय लड़के के अपहरण और हत्या के संबंध में मामला दर्ज किया गया। अपीलकर्ता ओम प्रकाश यादव को IPC की धारा 364A से पठित धारा 120B के तहत दोषी ठहराया गया, जबकि राजा यादव और राजेश यादव को क्रमशः IPC की धारा 302 से पठित धारा 120B और धारा 364A से पठित धारा 120B के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने जांच अधिकारी की कार्रवाई को संभालने के तरीके पर चिंता जताई है, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला गंभीर रूप से कमजोर हो गया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने याकूब अब्दुल रजाक मेमन बना महाराष्ट्र राज्य में CBI बॉम्बे के माध्यम से स्थापित मिसाल का उल्लेख किया है। और साथ ही आपको बता दें कि न्यायालय ने आगे फैसला सुनाया है, यदि CRPC की धारा 162 का उल्लंघन होता है तो पंचनामा अदालत में अस्वीकार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में चिकित्सा लापरवाही के मामलों में के संदर्भ में कहा है कि लापरवाही स्पष्ट है और सबूत का बोझ अस्पताल या स्वास्थ्यकर्मी पर डाल दिया गया है। न्यायालय ने अपनी भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी को 1.5 यानी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा देते हुए इस सिद्धांत की पुष्टि की, जो एक सैन्य अस्पताल में खून चढ़ाने के दौरान HIV से संक्रमित हो गया था।
न्यायालय ने चिकित्सीय लापरवाही के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों को संयुक्त रूप से और अलग अलग रूप से उत्तरदायी ठहरा दिया है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने वायुसेना के कर्मचारी को मुआवजे से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने पिछले कई फैसलों का हवाला दिया, जैसे वी किशन राव बनाम निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल केस में इस बात पर जोर दिया गया कि जब लापरवाही स्पष्ट होती है तो शिकायतकर्ता को कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि बात खुद ही साबित हो जाती है। ऐसे मामलों में ये प्रदर्शित करना प्रतिवादी की जिम्मेदारी बन जाती है। उन्होंने उचित देखभाल की और लापरवाही के आरोप का खंडन करने के साथ ही अपना कर्तव्य पूरा किया। चिकित्सीय लापरवाही से जुड़े मामले में एक बार जब अस्पताल या संबंधित डॉक्टरों की ओर से लापरवाही का मामला बनाकर शिकायतकर्ता द्वारा प्रारंभिक बोझ हटा दिया जाता है तो जिम्मेदारी अस्पताल पर आ जाती है या फिर उपस्थित डॉक्टर्स पर आ जाती है और अस्पताल को अदालत को संतुष्ट करना पड़ता है कि देखभाल या परिश्रम में कोई कमी नहीं थी। अदालत ने आदेश दिया, ये माना जाता है कि उत्तरदाता अपीलकर्ता को लगी चोटों के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है, जिसे मौद्रिक आधार पर गिना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ का एक अधिकारी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मुआवजे की मांग कर सकता है, भले ही आरपीएफ को यूनियन का सशस्त्र बल घोषित किया गया हो। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हमारे विचार में आरपीएफ को यूनियन का सशस्त्र बल घोषित करने के बावजूद विधायी मंशा इसके सदस्यों या उनके उत्तराधिकारियों को 1923 अधिनियम या 1989 अधिनियम के तहत दे मुआवजे के लाभ से बाहर करने की नहीं थी। मामले से संबंधित तथ्य यह है कि प्रतिवादी का पति आरपीएफ में कांस्टेबल था और 2008 में नौकरी के दौरान एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। मृतक के उत्तराधिकारियों ने 1923 अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा किया। अपीलकर्ता ने इस आधार पर इसका विरोध किया कि मृतक का यूनियन के सशस्त्र बलों का हिस्सा था और इसीलिए 1923 अधिनियम के तहत कामगार नहीं था। शीर्ष अदालत ने के समक्ष अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 3 के आधार पर मृतक यूनियन का सशस्त्र बलों का हिस्सा था, चूंकि 1923 अधिनियम की धारा 2 यूनियन के सशस्त्र बलों के सदस्य की क्षमता में काम करने वाले व्यक्ति को कर्मचारी की परिभाषा से बाहर करती है, इसीलिए मृतक के उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत मुआवजे के हकदार नहीं थे। हालांकि शीर्ष अदालत अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए रुख से सहमत नहीं थी। न्यायालय ने कहा कि आरपीएफ को यूनियन का सशस्त्र बल घोषित करने के बावजूद विधायी मंशा इसे 1923 अधिनियम के दायरे से बाहर निकालने की नहीं थी, क्योंकि रेलवे कर्मचारियों की परिभाषा में रेलवे अधिनियम 1989 के तहत आरपीएफ का एक सदस्य शामिल है और चूंकि एक रेलवे कर्मचारी 1923 अधिनियम की धारा 2 के अनुसार श्रमिक बना रहेगा, इसीलिए 1923 अधिनियम के प्रावधान आरपीएफ के सदस्य पर लागू होंगे, क्योंकि वह 1923 अधिनियम की अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी से संबंधित नहीं है। केरल हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रिक पोल पर गोंद के साथ ही राजनीतिक दल के चिन्ह कमल का पोस्टर चिपकाने के लिए व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी है। व्यक्ति पर आरोप था कि आरोपियों ने मंदिर के पास हंगामा किया और बिजली बोर्ड को पोस्टर हटाने के लिए 63 रुपए खर्च करने पड़े। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के चिन्ह वाले पोस्टर को बिजली के खंभे पर चिपकाना दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से किया गया कार्य नहीं माना जा सकता। इसमें जोड़ा गया कि आरोपी एकमात्र खुला कृत्य ये है कि उसने इलेक्ट्रिक पोल पर कमल का पोस्टर चिपकाया, जो कि राजनीतिक दल का चिन्ह है, और हंगामा किया। मेरी सुचारिता राय है यहाँ पर कि भले ही उस कृत्य को स्वीकार कर लिया जाए, कुल मिलाकर आईपीसी की धारा 153 के तहत अपराध नहीं बनता है। बेशक इलेक्ट्रिक पोल पर
पोस्टर चिपकाना गैर कानूनी कार्य हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल पर किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के चिन्ह वाले पोस्टर को चिपकाना अवैध नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा है कि अगर इस प्रकार के मामलों को आईपीसी की धारा 425 के तहत शरारत के रूप में माना जाता है तो नागरिकों द्वारा की गई शरारत का कोई अंत नहीं होगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि सभी मामलों को अदालत के समक्ष पूर्ण सुनवाई की आवश्यकता नहीं है और कई मामले ऐसे हैं जहां पर पुलिस भी सामान्य ज्ञान का उपयोग करके मामले को सुलझा सकती है। तो अदालत ने कहा कि अगर इस प्रकार के मामलों को आईपीसी की धारा 425 के तहत शरारत के रूप में माना जाता है तो नागरिकों द्वारा की गई इस शरारत का कोई अंत नहीं होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि सभी मामलों को अदालत के समक्ष पूर्ण सुनवाई की आवश्यकता नहीं है और कई ऐसे मामले हैं जहां पर पुलिस भी सामान्य ज्ञान का उपयोग करके मामले को सुलझा सकती है। इसमें यह भी कहा गया कि जो वर्तमान जैसे सार्वजनिक संपत्ति के मामले में 63 रुपए के नुकसान के लिए दर्ज किए जाते हैं तो अदालतें इस प्रयास करने में अपना समय बर्बाद कर रही होंगी। जस्टिस कुन्हे कृष्णन ने मलयालम फिल्म एक्शन हीरो बीजू के लोकप्रिय संवाद का हवाला देते हुए कहा कि आम आदमी के लिए पुलिस स्टेशन ही उसका जिला न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। इसमें आगे कहा गया कि वर्तमान मामले को भी सत्र न्यायालय को सौंपना होगा क्योंकि विद्युत अधिनियम की धारा 140 भी जोड़ी गई है। अदालत ने प्रावधान के तहत अपराध साबित करने के लिए सबूतों के संबंध में अभियोजन पक्ष से सवाल किया। वहीं मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में 4 कॉलेज छात्रों को अग्रिम जमानत की शर्तों के रूप में 1 सप्ताह के लिए स्कूल की कक्षाओं को साफ करने और महात्मा गांधी के कामराज और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रकाशित कार्यों पर निबंध लिखने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति RMT टीकारामन ने उन चारों को अग्रिम जमानत दे दी है जिन पर तमिलनाडु पुलिस ने इस साल की शुरुआत में अगस्त में एक स्कूल रिट्रीट फेस्टिवल के दौरान संगीत के चयन को लेकर कुछ जूनियर छात्रों के साथ हुए विवाद के बाद उनके पूर्व स्कूल में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया था। न्यायाधीश ने सभी 4 आरोपियों को जो घटना के समय 12वीं कक्षा के छात्र थे प्रत्येक को 1000 रुपए का जमानत बॉन्ड भरने के निर्देश दिए और साथ ही साथ आपको बता दें कि यरकोड में मोनफोर्ड एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल की कम से कम 4 कक्षाओं को साफ करने के लिए जहां वे घटना के समय पढ़ रहे थे। 29 सितंबर को पारित एक आदेश में न्यायमूर्ति टीकारामन ने प्रत्येक छात्र को अहिंसा के साथ ही महात्मा गांधी के लेखन को पढ़ने और टीएन के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रकाशित कार्यों का अध्ययन करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने सभी 4 छात्रों को निर्देश दिया है कि वे इस तरह के लेखन से जो कुछ भी सीखा है उस पर कम से कम 4 पृष्ठ लिखे और इसे अपने अल्मा मेटर में हेडमास्टर को जमा करें। न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया है कि आरोपी द्वारा लिखे गए निबंधों को स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए और 1 साल तक वहां प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार आरोपी ने 12वीं कक्षा के कुछ अन्य छात्रों के साथ रिट्रीट कार्यक्रम के दौरान 10वीं कक्षा के कुछ छात्रों के साथ इस बात पर असहमति जताई थी पहले किसकी पसंद के गाने बजाए जाएं। कुछ दिनों बाद आरोपियों ने कथित तौर पर 10वीं कक्षा के छात्रों के साथ मारपीट की और स्कूली छात्रावास के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की गई। इस घटना में कई छात्र और कर्मचारी भी घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कर और पुलिस ने आरोपी छात्रों पर दंगा, आपराधिक अतिक्रमण, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की रोकथाम अधिनियम आदि के तहत मामला दर्ज करते हुए एफआईआर दर्ज की। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.